हमारे सितारे प्रोग्राम लिए मैं हूं आपकी मेज़बान आयरीन फरहत। आदाबर्स। तूफानों से लड़ते झगड़ते तुंदो तेज हवाओं के आगे चट्टानों की तरह मजबूत इंसान अपनी जदोजहद करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो वो यकीनन अपनी मंजिल पा लेते हैं। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही सितारे से करवाएंगे जो अपनी ज़िंदगी में बहुत जदोजहद के बाद अपनी मंजिल को पा चुके हैं और अब वो पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची में थिएटर एकेडमी के डायरेक्टर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान सादिक साहब। हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं हमारे सितारे में। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। इरफान साहब कहते हैं कि खामोश रहो या ऐसी कोई बात करो जो खामोशी से बेहतर हो। हमने अक्सर आपको बहुत खामोश तबा पाया है और इस खामोशी के पीछे मैं नहीं समझती कि कोई राज ना हो, ज़रूर होंगे और बहुत गहराई है। आपका बचपन भी ऐसा ही था जैसे आज भी आप खामोश तबा नजर आते हैं? बचपन के इब्तदाई साल तो ऐसे नहीं थे, लेकिन स्कूल लाइफ में कुछ सवालात ऐसे सवालात ने जन्म लिया जो कि काफ़ी मुश्किल से थे और उनका जवाब भी मिला, लेकिन कुछ देर बाद। तो बस वो सवालात थोड़े से कुछ ऐसे थे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं उर्दू मीडियम में पढ़ता था, सेंट पॉल उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ता था क्लास 7th में। तो और आपको याद होगा कि आपने भी देखा होगा कि सेंट पॉल उर्दू मीडियम के साथ ही इंग्लिश मीडियम की भी बिल्डिंग है। बिल्कुल ऐसा। और वहाँ की एजुकेशन और वहाँ का सिस्टम, वहाँ का सेटअप, वहाँ के बच्चे खेलते अच्छे साफ सुथरे, और फिर उर्दू मीडियम के बच्चे। सही। ठीक है। तो मैं अक्सर एक सिटिंग एरिया है ना स्कूल का, बना है सीमेंट की, वो बैठने के लिए जगह बच्चों के लिए। जी। लेकिन ग्राउंड का एरिया उन बच्चों के लिए ओपन नहीं होता उर्दू मीडियम के लिए। तो उस वक्त एक सिस्टर थी, तो मैंने उनसे पूछा कि सिस्टर जी ये फ़र्क क्यों है, मतलब इतने साफ सुथरे गाड़ी में बच्चे आते हैं और हम। तो उन्होंने कहा कि इट्स अ गॉड विश, इट्स अ गॉड विल। तो उस वक्त तो मुत्तमिन हो गए कि हाँ शायद ऐसा ही होगा, ऐसा ही है। लेकिन क्योंकि मेरी स्टडी काफ़ी बेहतर थी, बहुत संजीदगी से पढ़ता था, नजर आता है। और फादर जो पॉल थे उस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इरफान क्या आप इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं? मैंने कहा अगर पॉसिबल है तो क्यों नहीं। सही। तो क्लास 9th में उन्होंने मुझे एडमिशन दिया सेंट पैट्रिक में। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा, सही, तो आपका एडमिशन मिल जाएगा। सही। तो बस इस तरह से मैं वहाँ जब 9th क्लास की स्टडीज़ मैंने शुरू की तो वहाँ कुछ सवालात के जवाब मिलना शुरू हो गए। कुछ टीचर अच्छे मिले। ब्रदर नॉर्मन का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा, केनेथ फर्नांडिस, जेम्स डिमेलो। तो कुछ हकीकतें खुली कि ये जो तफरीक है और ये जो हम कहते हैं कि खुदा की मर्ज़ी, असल में खुदा की मर्ज़ी नहीं है, इंसानों के बनाए हुए कुछ निज़ाम है या कवानीन है ऐसे हैं जो कि इस तरह से डिफरेंस या डिफरेंट जो है तफरीक पैदा कर दी गई। बस वो जो सवालात थे जो आपने कह रही संजीदगी, खामोशी, तो उसी वक्त से मैंने तय किया कि हाँ मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम करूँगा। अच्छा। और उसके बाद से आपको भी याद होगा आप कैथोलिक सोशल सर्विसेज मैंने ज्वाइन किया। सही। और तकरीबन 5 साल मैंने उनकी ट्रेनिंग टीम में काम किया था। जी। और जब मैं 9th क्लास में था तो मैंने अपना पहला प्ले लिखा सेंट पैट्रिक में, और उसे डायरेक्ट भी किया और उसमें एक करेक्टर भी किया, और उसको सेंट जोसेफ ऑडिटोरियम जो है जी। वहाँ पर उसको परफॉर्म किया। सही। तो वहाँ से जो रिस्पांस मिला मुझे वो इट वाज अमेजिंग ना, कि इतना अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है और परफॉर्म भी किया है और लिखा भी है। तो मुझे लगा कि मुझ में कुछ ऐसा है कि मैं इस थिएटर की तरफ जा सकता हूँ। सही। लेकिन मैंने थिएटर को कमर्शियल साइड पर नहीं लेकर गया। अच्छा। ठीक है, उसको शोबिज़ की तरफ नहीं मैंने मूव किया, बल्कि उसको डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ मैंने लेकर गया। सही। तो वहाँ से मुझे इनकरेजमेंट मिली और मैंने कंटिन्यू किया थिएटर को।
स्कूल लेवल पर, फिर उसके बाद कॉलेज लेवल पर। लेकिन 87 में जब मैं CSS में था, तो उस वक्त फिर मेरी मुलाकात हुई असलम अजहर साहब के साथ। सही। ठीक है, जो कि GM थे PTV के और फाउंडर, बिल्कुल। और उनका एक दस्तक ग्रुप था बहुत बड़ा। तो उनसे मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की, थिएटर की कुछ बुनियादी चीज़ें, बुनियादी असूल। तो आप बाकायदा मतलब थिएटर में चले गए वहाँ ट्रेनिंग हासिल करने की? नहीं, प्रोफेशनली इनकम जो थी मेरी वो कुछ और थी, मतलब ये इनकम का जरिया नहीं था थिएटर, लेकिन एक पैशन था, कमिटमेंट थी कि मुझे थिएटर करना है, शौक था। इसके बगैर मुझे लगता था कि कुछ खाली सा है मुझ में। तो उन्होंने मुझे तफरीक बताई कि रेडियो, टीवी और थिएटर में फ़र्क क्या है, बुनियादी फ़र्क क्या है, जो इब्तदाई जो इसकी टेक्निक्स हैं वहाँ वो मैंने सीखी। और 88 में मुझे खान यूनिवर्सिटी से जॉब ऑफर हुई, तो मैं वहाँ चला गया, लेकिन मैंने थिएटर नहीं छोड़ा। सही। तो 91 में फादर कैन वेगस थे, उन्होंने मुझे कहा कि इरफान तुम्हें थिएटर का इतना शौक है और इंडिया में एक ऑप्शन है ट्रेनिंग की, अगर करना चाहते हो तो। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं तो ज़रूर करना चाहूँगा। सही। तो मैंने खान यूनिवर्सिटी से कहा कि आप मुझे एक साल की लॉन्ग लीव दे दें ताकि मैं थिएटर पढ़ सकूं, सीख सकूं। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा। बहुत अच्छी पोस्ट थी, हैंडसम पैकेज का उस वक्त का, सही। मतलब 91 का। उन्होंने इनकार किया, तो लेकिन मैं अब रुक नहीं सकता था, क्योंकि अंदर का फनकार जो है वो रुकने कहाँ देता है। तो बस वो दिन था कि मैंने सेकंड डे फिर मैंने एक पेपर पे लिखा कुछ और उनको दे दिया। ओहो। अच्छा। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मैं तो जा रहा हूँ। सही। तो मैं वहाँ इंडिया में मैंने बादल सरकार एक मतलब इंडिया का ही नहीं दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। सही। उसके थिएटर के लिहाज से। हाँ, बाकायदा उनको सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है दुनिया भर में। अच्छा। क्योंकि लेजेंड जिसको कहा जाता है, और वो फाउंडर हैं थिएटर फॉर डेवलपमेंट के। सही। वो जो टेक्निक्स सिखाते हैं थिएटर की, वो कमर्शलाइज थिएटर की बात नहीं करते, वो थर्ड थिएटर की बात करते हैं, पीपल्स थिएटर की बात करते हैं, और जिसको हम ज़्यादातर उनका जो सिखाने का जोर होता है कि वो ऐसे लोगों में जाकर थिएटर किया जाए। सही। ओपन एरिया। हाँ, लेकिन वहाँ से बहुत बड़े बड़े सितारे निकले हैं, सितारे जिनका, हालांकि मैं सितारों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। इंडिया के बहुत बड़े लेजेंड एक्टर्स जो हैं वहाँ के, उन्होंने वो बादल सरकार के स्टूडेंट्स। तो वहाँ से 92 में मैं वापस आया, तो मैं अभी वहाँ पर ही था इंडिया में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। सही। कि मैं इंडिया में था, तो लाहौर से मुझे ऑफ़र आ गई है कि हमने सुना है कि आपने खान यूनिवर्सिटी से रिज़ाइन कर दिया। अच्छा। तो बजाय कराची के आप सीधा लाहौर क्यों नहीं आ जाते? सही। तो वहाँ से मैं लाहौर गया। लाहौर में मैंने जॉब शुरू की हील के साथ, और इसके साथ एक साथ 3 जॉब्स थी मेरी, हील, हेल्थ एजुकेशन एंड एडल्ट लिटरेसी। अच्छा। और जस्टिस एंड पीस कमीशन, बिल्कुल वहाँ मेजर सुपीरियर्स, और वेव स्टूडियो, वर्कशॉप ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन। जी जी। तो तीनों को मैं एक साथ मैनेज करता था। कमाल है। लेकिन ये कैसे मैनेज करते थे आप ये भी बता दीजिए। डेज डिवाइड थे, और कुछ आवर्स ऐसे थे कि हाँ जी इतना ये वाले दिन में वेव स्टूडियो को दूंगा, इतने दिन में विजिट पे जस्टिस एंड पीस कमीशन का, क्योंकि मैं मोबाइल वो था, डायरेक्टर था, कि मुझे मुख्तलिफ सिटीज़ में ट्रैवल करना होता था। सही। और हील को मैं थोड़ा सा ज़्यादा वक्त, क्योंकि लाहौर बेस्ड था, तो उनको मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देता। लेकिन मैं, जैसे मैंने कहा कि थिएटर तो मेरा एक वो था लाइफ, मतलब एक होता है ब्रीथिंग सोर्स, सांस लेने का जरिया, मोहब्बत है आपकी है। तो मैंने ढूंढा तो अजोका थिएटर मिला लाहौर में, तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। सही। और शाहिद नदीम महमूद साहब जो हैं, उनके साथ मैंने बाकायदा ट्रेनिंग की, और उनके साथ मैंने ट्रेनिंग 87 में भी की थी। अच्छा। सॉरी, बीच में ही जब मैं CSS में था, तो उस दौरान भी उनसे मुलाकात हुई थी।
ट्रेनिंग्स भी करते रहे और जॉब्स भी करते जॉब रहे, भी क्या करते कहने रहे। क्या कहने। तो 95 तक मैंने जो है अजोका के साथ बाकायदा सही। परफॉर्म किया। हम्म, और लेकिन उसके बाद बीच में थोड़ा सा गैप आया कि मेरी जॉब थोड़ी सी वसी हो गई। हील का प्रोजेक्ट मैंने क्लोज किया और कारितास को ज्वाइन किया। लाहौर कारितास जो नेशनल सेक्रेटेरिएट है, वहाँ का मैं कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट सेक्टर का जो है मैं हेड डिपार्टमेंट ऑफ जो है वो बन गया कि नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट, क्या कहने। प्रॉपर जो उसका डेजिग्नेशन था। वाह, ठीक है, तो उससे फायदा ये हुआ कि बार बार कराची आने का मौका मिलता था। सही। ठीक। कराची में फैमिली थी, तो कराची ऑफिस का विजिट करना, फिर इनका मुल्तान डायसिस का ऑफिस करना, पिंडी डायसिस का ऑफिस, सारी डायसिस को विजिट करना, ये जो था मेरे लिए बड़ा अच्छा। मुझे एक तो कम्युनिकेशन, और सही। फिर इन तमाम डायसिस को मैं कम्युनिकेशन के स्किल्स प्लस थिएटर में भी लाने की कोशिश करता रहता था। अच्छा। तो इसलिए फिर मैंने अजोका से थोड़ा सा दूर हुआ, और उसके बाद 1999 में मैंने वहाँ से मजबूरन मुझे रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि फैमिली मैटर्स थे कुछ। तो अच्छा। फिर मैं कराची आ गया। सही। कराची आकर मैंने सेव द चिल्ड्रन फंड, CSF, SCF, सेव द चिल्ड्रन फंड UK का ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक प्रोजेक्ट किया जिसका नाम था लक, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रंस नॉलेज। अच्छा। ठीक है, तो उसको मैंने 2 साल मैंने उसको मैनेज किया और बड़ा सक्सेसफुली टीचर्स को ट्रेनिंग दी थिएटर की। और फिर आगे वो उसका मकसद ये था कि लर्निंग थ्रू चिल्ड्रंस नॉलेज, तो बच्चों को फिर एज ए ट्रेनर ट्रेन किया कि बच्चे बच्चों को खुद ही सिखाएं। वाह वाह। वो स्कूल्स में काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट रहा था। अच्छा। और फिर वही कराची पहुंच कर फिर मैंने ढूंढा कि थिएटर किसके साथ करूं। थिएटर। सही। तो फिर शीमा के साथ हाँ। कोई 2 साल मैंने काम किया। शीमा किरमानी। एक मूवी की थर में आबो सराब, उसके बाद एक और मूवी की फैसला, और भी PTV के लिए भी 1-2 सीरियल की, लेकिन टीवी का मुझे ना वो क्रेज नहीं था। टीवी पर आना चाहता तो मैं लाहौर में बहुत पहले आ चुका होता, जब क्योंकि शाहिद साहब जो थे, शाहिद नदीम, सही। वो PTV लाहौर के GM थे। जी जी जी। और बेसिकली वो थिएटर करते थे अजोका के साथ। उमदिया शाह के, अमदिया गौहर के जो हैं वो हस्बैंड। सही। तो उन्होंने कहा कि इरफान टीवी क्यों नहीं करते, तो मैंने कहा कि सर मुझे टीवी करना ही नहीं है, तो मैं क्यों करूं, मुझे थिएटर करना है, मैं थिएटर ही करूंगा। सही। तो शीमा के साथ भी मैंने कहा मुझे थिएटर करने दें आप, मुझे फिल्मों में मुझे फिल्म नहीं करनी है इतनी। और वो फिल्म भी मैंने खालिद अहमद की वजह से की, क्योंकि और जब खालिद अहमद ने तहरीक को छोड़ दिया, तहरीक निस्मा को, जी जी, तो मैंने भी तहरीक निस्मा को छोड़ दिया। अच्छा। क्योंकि मैं वहाँ तहरीक में खालिद साहब की वजह से था, सही। क्योंकि मुझे उनकी मेथोडोलॉजी, उनका काम अच्छा लगता था। तो फिर मैंने 2002 में मैंने अपना एक डिपार्टमेंट शुरू किया कराची में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसमें कंसल्टेंसी, थिएटर, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग और NGOs को सपोर्ट करना, उनको कंसल्टेंसी देना, सही। उनके लिए उनका मटेरियल डिज़ाइन करना, उनके लिए ट्रेनिंग रिसोर्सेज तलाश करना। तो ये मैंने किया। लेकिन 2005 में एक इसको सानिया कह लें या हादसा कह लें, मेरे ऑफिस के तमाम इक्विपमेंट जो था वो चोरी हो गया। ओह, वेरी सैड। तो फिर मैंने कहा ना मैंने जॉब करनी है ना अपना ऑफिस खोलना है, मैंने फ्रीलांस काम करना है। उसके बाद 2005 से ऑनवर्ड अभी तक भी मैं फ्रीलांस ट्रेनिंग देता हूँ ऑर्गेनाइजेशंस को, डेवलपमेंट सेक्टर में, कम्युनिकेशन की, थिएटर की और कैपेसिटी बिल्डिंग की। लेकिन 2005 में मैंने आर्ट्स काउंसिल को ज्वाइन किया, और उस वक्त अहमद शाह साहब जो है गवर्निंग बॉडी के मेंबर बनने वाले थे, बन चुके थे मेरा ख्याल। अच्छा। तो इनको मैं देखता था, इधर उधर इनकी बातें सुनता था, तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। मैंने कहा इस शख्स को कहा जा सकता है कि कुछ करें। हाँ। तो आर्ट्स काउंसिल क्योंकि बेस आर्ट्स काउंसिल है, तो उसको ज़ाहिर है। लेकिन जब मैंने यहाँ देखा कि एकेडमिक हवाले से कुछ नहीं हो रहा था, कि इंस्टीट्यूशन लेवल पर कुछ नहीं हो रहा था, बहुत सी तकरीबात होती थी, ड्रामे होते थे, लेकिन
ऐसा कोई कोर्स वगैरह यहाँ पर डिज़ाइन नहीं था कि बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन लेवल जैसे होता है, जबकि लाहौर में भी है, तो लाहौर में पढ़ाया भी जाता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स को। जी। तो यहाँ फाइन आर्ट्स तो था, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से कुछ नहीं था। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि मैं पढ़ा सकता हूँ और मैं एकेडमी चला सकता हूँ, तो आप शुरू करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, शुरू करें। वाह। तो ये ब्रीफ सा। इरफान, इतना लंबा सफ़र भी, और उस लंबे सफ़र के अंदर इतने ज़्यादा काम, मैं समझती हूँ कि ये बड़ी हिम्मत और हौसले का काम है, आसान नहीं होता है ये। ऐसे लंबे सफ़र के अंदर मुश्किलात तो बहरहाल होती हैं, तो आपको कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? असल में मैंने जो ज़िंदगी में किया, मैंने किया ही वो जो मैं करना चाहता था। सही। ठीक है, तो ज्यादा मैंने एंजॉय किया और मुश्किलात को भी एंजॉय किया। बहुत अच्छा लगता है जब छोटी छोटी सी मुश्किलात होती हैं। अगर मुश्किलात ना हो तो फिर वो जिंदगी का वो मजा नहीं रहता जो कि होना चाहिए। बिल्कुल नहीं रहता। मुझे याद है जब मैं आखान यूनिवर्सिटी में था तो मुझे पूरा ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर था। अच्छा। और कराची का भी सारा जो है, इनके जितने भी बेसिक हेल्थ यूनिट्स थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ती थी। और फिर वहाँ जो सिंधियों के इंटीरियर, खासकर सिंध के इंटीरियर्स में जाना, और वो उनका प्रोजेक्ट गर्ल्स एजुकेशन पर था। बिल्कुल। तो बहुत मुश्किल आती, थ्रेट्स भी थी, थ्रेट्स मिलती थी कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए। बिल्कुल ऐसा होता। लेकिन मकसद था और मकसद के हुसूल के लिए कोई भी मुश्किल हो, उसके अंदर से गुजरना, उसको हल करना, वो इंसान के अपने इख्तियार में होता है। और उसमें उस दौरान एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक़या हुआ था कि वो वहाँ के कुछ नौजवानों को मैंने इकट्ठा किया। अच्छा। और उनको मैंने मोटिवेट किया कि आप मेरे साथ कराची चलें। अच्छा। तो 20 के करीब लोगों को मैंने मुख्तलिफ गोठों से, अच्छा। उनको जो छोटे छोटे, और वो आए। और वो तरीका कार जो था मेरा, वो ये था कि मैं मुख्तलिफ ढाबों पे जाके बैठता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनके इश्यूज पे बातें करता हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनसे दोस्तियाँ की। सही। और इनको बिलाखिर में कराची ले आया। मैंने कहा कि 10 दिन के लिए आप सिर्फ कराची आ जाएं मेरे साथ, और उसके बाद आप ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप काम करना चाहें या ना करना चाहें। सही। मैंने चालाकी ये की कि मैंने उनको 10 दिन की ट्रेनिंग के साथ उनको जो मैंने एटमॉस्फेयर दिया वहाँ यहाँ पर कराची में, मैंने आखान यूनिवर्सिटी की 10 लड़कियां उनको भी साथ लिया। उनको भी साथ लिया। वाह वाह, एजुकेटेड, ये फनकार हैं, जबरदस्त एजुकेटेड लड़कियां, मतलब जो बड़ी कॉन्फिडेंट लड़कियां थी। और उनके साथ मैंने 10 दिन उन लड़कियों को भी साथ रखा, उनको भी साथ रखा, और बाकायदा ट्रेनिंग सेशंस, इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन पर सेशंस वगैरह करवाते रहे। तो कुछ पहले 2-3 दिन तो वो जैसे सुननी बंद हो जाती। जाहिर है, आपने सिंध से लाए हुए लड़कों को आगा खान के लोगों से मिलवा दिया, तो वो तो सुन होंगे ना। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लड़कियों के साथ उन्होंने बात करना शुरू की, फिर उनसे क्वेश्चनिंग शुरू हुई। फिर लड़कियों ने उनको कहा कि देखें, हम अगर आज इस लेवल पर हैं तो इसकी वजह एजुकेशन ही है। एजुकेशन है। और कुछ जब मैंने रिज़ाइन कर दिया 91 में, तो एक ख़त मुझे आया। अच्छा। को 2-3 साल बाद उस प्रोजेक्ट के। अच्छा। वो आखान यूनिवर्सिटी का ख़त आया था, लेकिन बाद में मुझे वहाँ से पोस्ट किया गया। उस पर अब्दुल्ला नाम एक आया था लड़का, उसका बेटा पैदा हुआ। अच्छा। वो कहता है कि उनके पर सिंधियों में कुछ ऐसी रवायात होती हैं कि वो किसी का नाम रखने से पहले, मिसाल अपनी फैमिली में किसी और का नाम अपने बेटे का नाम नहीं रख सकता। मुझे इस बात का कुछ इतना वो नहीं है कि आपकी इजाज़त चाहिए, मैं अपने बेटे का नाम इरफान रखना चाहता हूँ। अच्छा। वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो अच्छा लगा कि, और उसके बाद वहाँ बहुत सारे स्कूल उन्होंने खोले। अच्छा। लड़कियों के। गुड। तो मतलब एक सक्सेस आपने तहरीक दिलाई ना। हाँ। तो ये तहरीक दिलाना भी आसान नहीं होता। ये ऐसे ही लोग तहरीक दिला सकते हैं जो अपने अंदर एक जज्बा रखते हैं, एक जोश रखते हैं, काम करने की सलाहियत उनके अंदर होती है, और वो इरफान के अंदर आप देख रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं। अच्छा इरफान, ये बताइए कि मैं बात करना चाहूँगी इदारा अमन व इंसाफ के हवाले से। और वहाँ मैंने आपको देखा, और वहाँ पर आपको मैंने एक बहैसियत एक मुसव्विर भी देखा।
तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए हमें। हाँ, मुसव्विर आज भी है मेरे अंदर है, जिंदा है। बस ये पूछना चाहते हैं हम। हाँ और जी। बहुत जबरदस्त आप वो करते थे पेंसिल से काम। जी, और ये आर्ट वर्क मैं करता रहा हूँ और अभी तक भी करता हूँ, लेकिन वही है कि मैंने उसको कमर्शलाइज, अपनी चीज़ों को, अपने स्किल्स को उस तरह से नहीं किया, लेकिन उसको मैंने इस्तेमाल ज़रूर किया है डेवलपमेंट के काम में। मैंने वो यूनिसेफ के साथ भी किया, उनके पोस्टर्स वगैरह डिज़ाइन अभी भी जब भी मौका मिलता है मैं कर देता हूँ। कारितास का भी जितना मटेरियल डिज़ाइन होता था उसके टाइटल पेजेस में ही डिज़ाइन करता था, अपार्ट फ्रॉम माई जॉब, मतलब उसके जॉब के अलावा काम जो था। आपको करते। हालांकि जॉब मेरी तो कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट था और प्रोडक्शन साइड थी, लेकिन उस आर्ट वर्क भी मैं खुद ही फिर कर लिया करता था। जी जी बिल्कुल। और बहुत खूबसूरत किया करते थे। और इसके साथ एक और सलाहियत भी इनके अंदर, और बहुत खूबसूरत सलाहियत, उसको पता नहीं क्यों इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और अब भी नहीं करते, या करते हैं तो बस छुपाए रखते हैं। शायरी का एक हवाला भी इनके साथ जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छी शायरी करते रहे हैं, बहुत अच्छे अशार कहते हैं। मैं तो उसके इस बात के हवाले से भी बात करना चाहूँगी और आपके चंद अशार भी सुनना चाहूँगी। देखिए, स्किल्स तो कहते हैं ना कि बाज़ लोग होते हैं कि मल्टी टैलेंटेड। तो हाँ, पोइट्री भी मैं नज़्म में काफ़ी लिखता रहा और कुछ अर्सा तक शायरी की, लेकिन फिर होता है ना कि आपका फोकस कहाँ पर है। सही है ना? तो थिएटर बेसिकली मेरा की फैक्टर जो है वो कि वो यहाँ मुझे थिएटर ही की तरफ जाना है। सही। लेकिन प्लेस मैंने लिखे, मतलब लिखने का शौक मैंने नहीं छोड़ा। हाँ। लेकिन वो शायरी के बजाय वो प्लेस की तरफ आ गया। सही, वो नसर के हवाला हो गया आपका। तो मेरे बहुत सारे प्लेस जो हैं लिखे हुए यहाँ परफॉर्म किए गए हैं और अच्छे पसंद भी किए गए हैं। अभी रिसेंटली जो मैंने प्ले लिखा था वो बेटियों के हवाले से था। अच्छा। उसे परफॉर्म भी किया गया, काफ़ी पसंद किया गया। तो अब मैं अपने लिखने का स्किल जो है वो मैंने शायरी के बजाय ड्रामों की तरफ कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर कोई नज़्म आपको याद हो या कोई शेर, तो हमारे नाज़रीन सुनना चाहेंगे। एक गज़ल का एक शेर सिर्फ सुनाऊंगा। एक गज़ल का एक शेर है, चलें, ये भी हमारे लिए गनीमत है। वैसे तो उसका अगर पहला मिसरा नहीं सुनाऊंगा तो फिर वो बनेगा नहीं। नहीं तो पहला जरूर सुनाइए ताकि दूसरा हो। ये मायूसी का उस मुंसर सा थोड़ा सा शामिल है, इसलिए मैं सुनाना नहीं चाह रहा। नहीं, शायरी ज्यादातर ऐसी ही होती है। उस जिंदगानी खराब कर बैठे, जिंदगानी खराब कर बैठे, दोस्तों से हिसाब कर बैठे। क्या कहने, दोस्तों से हिसाब कर बैठे। अच्छा, सिर्फ एक शेर जो मैंने कहा था कि मैं एक ही शेर सुनाऊंगा कि वो मुझे पसंद है। वक्त निकला जो आईना लेकर, वाह 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 वाह, क्या मिसरा है। वक्त निकला जो आईना लेकर, सारे चेहरे नकाब कर बैठे। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। लेकिन हमारी यही ख्वाहिश है कि इरफान शायरी भी करें और पढ़ें भी और आपको सुनाएं भी। लेकिन चूंकि इनके अंदर बहुत सारी खासियतें पाई जाती हैं और उनको टाइम देना वाकई थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन जिस राह की तरफ ये हैं, जिस मंजिल को ये पा रहे हैं, जिस तरफ लोगों के लिए ये बेहतर काम कर रहे हैं, वो है थिएटर। और थिएटर इनका बड़ा हवाला है। हम बहुत खुश हैं कि हमें इरफान साहब की खामोशी जो है ना वो टूटती हुई जब नज़र आई और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आप सबके साथ ये बहुत प्यारी गुफ्तगू भी की है अपने हवाले से, और हमें भी बहुत कुछ मज़ीद जानने को मिला है। तो इरफान, आप मसीही बच्चों को या बाकी तमाम कौम के बच्चों को क्या पैगाम स्पेशली देना चाहेंगे? एजुकेशन, 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 द की पॉइंट फॉर एनी नेशन। तब्दीली उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे। अगर मैं जब देखता हूँ अपने इलाकों में, अपनी बस्तियों में, अपने लोगों को, अपने बच्चों को, तो बस यही होता है कि खुदा इनकी एजुकेशन पर कुछ किया जाए। वालिदैन को बहुत ज़रूरत है कि वालिदैन को पहले अवेयरनेस दी जाए कि उनको किसी तरह से मोटिवेट किया जाए कि प्लीज़ अपने बच्चों को पढ़ाएं,
किसी भी तरह फाके काट कर मुश्किलात से गुजार कर लेकिन इनको पढ़ाएं ताकि इनका फ्यूचर जो है वो बेहतर हो जाए, फ्यूचर बेहतर हो। हाँ, क्योंकि हमारी आगे आने वाली नस्लें ही कुछ बेहतरी कर सकती हैं बहैसियत कौम। सही। हाँ, क्योंकि अभी जो सिस्टम जो आपके सामने है सब कुछ, मुझे ऐसा कुछ तज्जिया पेश करने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से हमारे मुल्क में जिस तरह जो हालात हैं सियासी मुआशी, तो कुछ अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल, और इन हालात को अच्छा रखने करने के लिए तालीम की ज़रूरत है, और तालीम बड़ी चीज़ है। क्या जाने ज़माना, तालीम है दोस्तों अनमोल ख़जाना, और ये ख़जाना ना कोई चुरा सकता है और ना कोई आपसे छीन सकता है, बल्कि ये ख़जाना आप जितना लुटाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। इरफान साहब, अब जो आपके आने वाले कोई काम है या मुस्तकबिल में कोई आपका इस तरह का इरादा है, वो क्या है? अभी हमारी जो एकेडमी है उनके बच्चे 3 हमारे पास बैचेस हैं, 3 क्लासेस हैं। अच्छा। जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पहले सिर्फ 1 क्लास होती थी जब मैंने शुरू किया था और उसमें ही बहुत कम बच्चे थे, और अब हमारे पास 3 क्लासेस हैं, 3 सेक्शंस हैं, और बड़े बड़े अच्छे टीचर्स भी हैं जो कि आके पढ़ा रहे हैं। सही। खालिद अनम साहब हमारे साथ पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। उज़मा हैं, वो पढ़ा रही हैं। मानी चाओ मूवमेंट की क्लासेस ले रहे हैं, प्लस डांसेस की क्लासेस ले रहे हैं। अच्छा। तो उनकी परफॉर्मेंसेस सितंबर के शुरू में उनकी फाइनल जो असाइनमेंट होती हैं जी जी, उनकी तैयारी चल रही है। अच्छा। उनको फॉलो अप कर रहा हूँ, और मेरा प्लान है कि मैं इसको डिग्री लेवल तक लेकर जाऊँ। क्या कहना, वाह। आर्ट्स काउंसिल की बेसिस पे यहाँ उसके बाकायदा उसको रजिस्टर्ड जो डिप्लोमा होता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका करिकुलम में डिज़ाइन कर रहा हूँ। सही। उसका निसाब तैयार किया है और अप्रूव हो गया तो उसको फिर बाकायदा डिग्री का कोर्स जो है वो करवाएंगे। ज़बरदस्त। कोई भी कौम हो, कोई भी रंग हो, कोई भी नस्ल हो, कहीं भी हो, और कोई भी मुल्क हो, कोई भी शहर हो, कोई भी गली हो, कोई भी इलाका हो, फनकार कहीं भी पैदा हो सकता है। फनकाराना सलाहियतें किसी के भी अंदर हो सकती हैं, और इन फनकाराना सलाहियतों को पहचानना और जानना हमारे अंदर ज़रूर होना चाहिए। जब हम इन्हें पहचानते हैं तो हम अपनी राह का तयन कर सकते हैं। मैं इरफान साहब से ये पूछना चाहूँगी कि आपके पास बहुत ही रंगो नस्ल और मज़हब के लोग आते हैं, और यकीनन हमारे पास जो क्या कहना चाहिए थिएटर या फिल्म है या अदब है, इसका एक अलग ही माहौल होता है, उससे हमारा मजहबी कोई ऐसा सरोकार नहीं होता या कुछ भी। लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या मसीही बच्चे भी यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं? बड़ी मायूसी होगी आपको सुनकर, है ना, मुझे भी होती बहुत। मैंने बाकायदा इसकी कैंपेन चलाई पैरिशेस में कि इनको स्पॉन्सर करें, इनको भेजें बच्चों को। सही। मेरे ख्याल है कि 2010 या 12 में 2 बच्चे आए थे। अच्छा। उसके बाद एक लड़की आई थी, लेकिन नहीं आते हैं। नहीं आते। इसकी कोई वजह आप समझते हैं कि कुछ ऐसा है कि वो नहीं आते, या नहीं वजह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये एक ओपन फोरम है, आर्ट्स काउंसिल एक ओपन फोरम है, और ओपन इनविटेशन जाता है, अखबारात में भी एड्स जाते हैं और वैसे भी अनाउंसमेंट्स होती हैं। तो स्पेशली हालांकि मैंने अपने तौर पर पर्सनली अपने तौर पर मैंने चाहा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसे प्रीस्ट को भी मैंने कहा कि प्लीज़ आप कोशिश करें अपनी कम्युनिटी से बच्चों को भेजें, लेकिन मुझे तो अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन मैं चाहता हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ कि खैर ये प्लान तो बहुत पहले से था जिसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया मैं, और कि कराची डायसिस लेवल पर कम से कम जो हमारा अभी कार्डिनल साहब बनकर आए उनसे मैं एक दफ़ा ज़रूर मिलूँगा और उनसे बात करूँगा, उनसे कहूँगा कि ज़रूरत है कि परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ से बच्चों को लाया जाए।
ठीक है, हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, आपको पता है, बहुत स्किल्स हैं और खास दुनिया तक हम इस तरह पहुंच सकते हैं, दुनिया और को हमारी दिखा सकते हैं। क्वायर्स हमारी कितनी अच्छे बच्चे गाते हैं और खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट्स कितना आवाजें अच्छा बजाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो इनको टेक्निकली प्रॉपर अगर ट्रेनिंग दी जाए तो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल सीखना जरूरी है। हाँ, लेकिन इनके लिए एक फोरम उनको चाहिए, जगह चाहिए, एक टीचर्स चाहिए बाकायदा। मतलब हमने भी जब मैंने थिएटर किया था तो कहीं से सीखा तो नहीं था, लेकिन जब सीखा तो पता चला इसकी तो गहराई, इन डेप्थ इतनी स्टडी करनी पड़ती है। इसी तरह से मौसीकी है, बिल्कुल बिल्कुल। जब अब आर्ट काउंसिल में ये सिखाई जाती है तो वो तो एक मुकम्मल एक सब्जेक्ट है, कोर्स है। तो सिर्फ गाने सुन कर हम जो गाते हैं वो भी ठीक है, अब शौक पूरा करने के लिए, लेकिन बाकायदा सीखने के लिए आपको सीखना पड़ता है। जी, तो एक्टिंग भी ऐसा ही है, एक्टिंग ऐसे नहीं होती है। एक्टिंग करते तो सब ही हमारे पाकिस्तान में मोस्टली 99% एक्टर्स जो हैं वो उन्होंने बेसिक ट्रेनिंग नहीं ली, सही, लेकिन वो देख कर शाहरुख खान को एक्टिंग सीख लेते हैं। एक्टिंग सीख लेते हैं, कॉपी करते हैं, मतलब वो कॉपी करते हैं। हाँ। और मेरा ख्याल है कि कॉपी चले एक लिहाज से सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए है, लेकिन जो कुछ आप सीख कर अपने तौर पर करते हैं और अपने अंदाज से करते हैं वही जो है जाना और माना भी जाता है। जिस तरह इरफान सादिक साहब आज हमारे साथ हैं और बहुत सारे काम जो हैं मैं गिन रही थी और लातादाद मुझे अब वो नज़र आ रहे हैं, मुझसे गिने नहीं जा रहे ताकि मैं उनको दोबारा से आप तक पहुंचाऊं बोल के। लेकिन जब आप इनका इंटरव्यू देखेंगे, आप सुनेंगे, आप इनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो यकीनन आपको महसूस होगा कि एक शख्स के अंदर कितनी गहराई है, कितने फनकार छुपे हुए हैं। और यकीन जानिए कि जब हम किसी शानदार इंसान के साथ गुफ्तगू करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी कामयाबियों को देखते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि हम अपनी सोच को बुलंद करते हैं। और जब हम अपनी सोच को बुलंद करना सीख जाते हैं तो कोई वजह नहीं कि हम एक अच्छे इंसान और एक अच्छे फनकार और जो भी ज़िंदगी में करना चाहें वो ना कर सकें। अच्छा, जाते जाते इरफान से एक सवाल और लाजमी पूछना चाहूँगी। इरफान, आपकी औलाद में से किसको ये मतलब इस तरफ आने का शौक़ है या कोई और शौक़ जो उनके अंदर मौजूद हैं, क्या सलाहियतें हैं? मेरी 3 बेटियां हैं। अच्छा। और तीनों ही आर्टिस्ट हैं। क्या कहने, जबरदस्त। बहुत टैलेंटेड हैं और लड़कियां वैसे भी टैलेंटेड होती हैं। बेटियां सॉरी, बेटियां सही। आर्ट वर्क भी करती हैं, सिंगिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं और घर में तीनों बस। अच्छा, एक जो वाकई एक अच्छी ट्रू आर्टिस्ट है, बड़ी वाली, सही, जिसने कि मेरे साथ थिएटर किया भी है, लेकिन प्रोफेशनली वो मेडिकल साइड पर चले गई। बस जैसे आप थिएटर की तरफ आ गए तो उनका शौक तो उसका इंटरेस्ट था मेडिकल साइड पर, तो मेडिकल साइड पर चली गई। वो डीपीटी कर रही है कराची यूनिवर्सिटी से। गुड। तो और बाकी दोनों सिंपैथेटिक में पढ़ती हैं, वो तो आपको पता ही है। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर वो कहते हैं कि एक मर्द के पीछे एक खातून का हाथ होता है कामयाबी के। कौन सी ऐसी खातून है जो मकसद ये नहीं कि माँ भी हो सकती, बहन भी हो सकती, बीवी भी हो सकती है। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि देखिए, मुझे सपोर्ट मिली है मेरी वालदा की भी, मेरी बहनों की भी और मेरी मिसेस की भी। सही। तो तीनों मतलब तीनों ही हैं। सही। और बेटियां भी सपोर्ट ही हैं। बेटियां भी सपोर्ट, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट जो है एनर्जी देती है। क्या कहने। हाँ। क्या कहने, मतलब मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ ख़वातीन ने आपको सपोर्ट। लेकिन ये है कि हाँ, आपका लाइफ पार्टनर जो है वो अगर अच्छा मिले, आपको सपोर्टिंग मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। तो मैंने जितनी भी ट्रैवलिंग भी की है और इस फील्ड में काम किया है, सोशल सेक्टर में भी मैं रहा हूँ, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती थी लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। क्या कहने, देखिए जी, तो अगर वो रुकावट हो जाती है हाँ, तो मुश्किल हो जाता है। और उसे नहीं पता होता कि मतलब क्वेश्चनिंग उस तरह से नहीं होती, पता तो होता है कि मैं कहाँ हूँ, किस वक्त क्या कर रहा हूँ, लेकिन जैसे अमूमन होता है वैसा नहीं होता। उसे पता है ये आर्टिस्ट है, ये रात 12 बजे भी आएगा तो पता है कि वो कहाँ से आ रहा है।
हाँ, लेकिन यही है कि अगर साथी की सपोर्ट हो तो वाकई जिंदगी आसान हो जाती है, काम करना भी आसान हो वैसे जाता तो सवाल करना जरूरी होता है, अच्छा होता है, सही। लेकिन मतलब फजूल सवाल करना अच्छा नहीं होता। है। तो मतलब वहाँ फजूल भी नहीं होते और नहीं दूसरे होते, सवाल हाँ, भी नहीं होते, बिल्कुल। मतलब खामोशी होती है। नहीं, लेकिन खामोशी नहीं होती। अच्छा होती तो चलिए ये भी अच्छा है, कुछ होना तो चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है कि मियाँ बीवी के अंदर अपने साथी के साथ कुछ ना कुछ डिस्कशन हो और उसका कोई अच्छा सा हल भी हो। अगर मसाइल हैं और अगर हल भी निकल आए और खुशियाँ भी साथ साथ बढ़ती रहें तो ये और भी ज़्यादा हाँ, वैसे ये है कि नोक झोंक होती रहती है तो और ये वो बहुत अच्छा है ना। ज़रूरी है, बहुत हाँ, ज़रूरी ये है। अगर बहुत वो अच्छा है। नोक झोंक नहीं होगी तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा लाइफ जिंदगी का का। मजा हाँ, नहीं होगा। मैं जिंदगी का मजा दोबारा करने के लिए नोकझोंक कीजिए, हाँ, लेकिन इतनी बिल्कुल, ज्यादा नहीं कि कोई दूरी आपके अंदर मौजूद हो और फिर आप उसे दूर ना कर सकें। बिल्कुल। थैंक यू इरफान, बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया आपका भी, और बीटीएल का भी, गैस्पर का, संबल, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। बहुत अच्छा चैनल जा रहा है, बहुत खूबसूरत आपकी प्रोडक्शंस हैं, और होपफुली मैंने बहुत सारे आपके साथ प्रॉमिसेस किए, लेकिन अनकरीब कुछ ना कुछ अच्छी खबर दूंगा रिगार्डिंग प्रोडक्शंस आर्ट काउंसिल के प्लेटफॉर्म से। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स। देखने वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहिए। ठीक है, बाय बाय। थैंक्स। फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही रोशन सितारे से जैसे आज इरफान सादिक साहब से हुई। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं बीटीएल के तवस्सुत से। और दूसरा ये कि बीटीएल का ख़ास हवाला इसलिए भी है कि हमारे साथ सुम्बुल नौरीन और गैस्पर जो हैं वो हमेशा मौजूद रहते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के साथ। और जब ये प्रोग्राम ऑन एयर जाता है तो हमारी मुलाकात भी उन तमाम लोगों से हो जाती है जो हमें देखते हैं यहाँ भी और बाहर के ममालिक में भी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए और इबादत गुजार ज़रूर बनिए ताकि खुदा हमारी मदद करे। खुदा हाफिज़।